आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिजिक्स के। और ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं, कंपटीशंस की दुनिया में लगातार पूछे जा रहे हैं। और पीछे अगर 4-5 साल के पेपर हम एनालिसिस करेंगे, चाहे वो गेट नेट के हों, बार का हो, और जस्ट टिफिन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी पैटर्न के, तो उसी को आधार में बनाते हुए मैं वीडियो दे रहा हूँ जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चंस में ये पहला जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का बहुत ही हॉट टॉपिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स का डिस्कस करूँगा और जो नीचे 4 क्वेश्चन हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स से डिस्कस करूँगा। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं और अलग अलग कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में देखें, 3 पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल्स। 3 पार्टिकल्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 4 नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल्स में। पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ज्ञात कीजिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल्स जो 3 पार्टिकल है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। उसके बाद अगर ये आइडियल बोसॉन है तब के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, अगर आइडियल फर्मियंस हैं तब कितने होंगे, और अगर ये इनडिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल हैं तब ये नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस में देख लें कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है और उसके बाद इसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चंस पहले में हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ni की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चंस में, वो ni की वैल्यू दी हुई है 3, क्योंकि देयर आर 3 पार्टिकल्स और ये डिस्ट्रीब्यूट जो किए गए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 4 नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल्स में। तो gi की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है 4। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस के अंदर चीजें दे रखी हैं उन्हें लिख लें। ni नंबर ऑफ पार्टिकल 3 और नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो है 4। अब पूछा गया है क्या नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो है वो बताइए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो इनके फॉर्मूले निश्चित तौर से याद रखें कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज का W का जो फॉर्मूला होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का, वो होता है gi की पावर ni। और ये gi की पावर ni तब होता है जब हमारा ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे जो पार्टिकल हैं वो 2 तरीका के हम पार्टिकल्स लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल और एक इनडिस्ट्रीब्यूटेबल। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल में और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को ओबे कर रहे हैं तब हम gi की पावर ni एक्सप्रेशन इसमें यूज करें। तो ये हमारे पास में 4 की पावर gi है यहाँ पर 4 की पावर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि gi की वैल्यू को रख लेंगे 4 और ni की वैल्यू को 3, तो 4 की पावर क्यूब का मतलब हो जाएगा हमारा 64। तो आंसर इसका आ जाएगा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ वेज जो होंगे md स्टैटिक्स को ओबे करते हुए वो 64 होंगे। और अगर इसी में नंबर ऑफ वेज इनडिस्ट्रीब्यूटेबल कहता है तो इनडिस्ट्रीब्यूटेबल के लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है gi की पावर ni और फैक्टोरियल ni। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इनडिस्ट्रीब्यूटेबल क्लासिकल पार्टिकल। तो अगर हमारे पास में पार्टिकल्स को कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल है और इनडिस्ट्रीब्यूटेबल है और बता नहीं रहा है कि बोसॉन या फर्मियन है, तो हम md स्टैटिक्स को ओबे कराएं, क्लासिकल पार्टिकल की तरफ से एज्यूम करें और gi की पावर ni लगाते हैं जब क्लासिकल पार्टिकल है और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेबल है। पार्टिकल अगर इनडिस्ट्रीब्यूटेबल है और क्लासिकल स्टैटिक्स ओबे हो रही है तो gi की पावर ni अपॉन फैक्टोरियल ni कर लें। इसका आंसर जो आ जाएगा वो 4 की पावर 3 अपॉन ni की वैल्यू को 3 ले लें। तो दिस विल बी द आंसर्स, जो इसका आंसर हमारा सॉल्व करके हमें मिलेगा। उसके बाद अगर एक बोसॉन है तो बोसॉन का भी फॉर्मूला याद रखें। अगर ये बोसॉन की स्टैटिक्स को ओबे कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन जो इसका होगा वो होगा फैक्टोरियल ni प्लस gi माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ni और फैक्टोरियल gi माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन हमें साथ साथ याद भी रखने हैं जो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। तो ये नंबर ऑफ वेज का एक्सप्रेशन है बोसॉन के केस में। ni की वैल्यू को 3 ले लें, उसके बाद gi की वैल्यू को 4 ले लें, माइनस 1 करें अपॉन फैक्टोरियल ni का मतलब फैक्टोरियल 3 लें और फैक्टोरियल gi माइनस 1 फिर से फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो ऊपर से जो वैल्यू आएगी 3 प्लस 4 माइनस 1 में ये ni की वैल्यू को मैंने यहाँ 3 लिया है, gi को 4 लिया है, माइनस 1 एक्सप्रेशंस में है फैक्टोरियल ni प्लस gi माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ni फैक्टोरियल gi माइनस 1। तो फैक्टोरियल ni की बीच वैल्यू फैक्टोरियल 3 होगी और इसकी जो वैल्यू फैक्टोरियल gi माइनस 1 की वैल्यू होगी वो gi की वैल्यू को 4 लेंगे तो फैक्टोरियल 3 होगी। तो यहाँ से ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कर लें। फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3
इंटू 2 इंटू 1। इसको खोल दें इस एक्सप्रेशन से कि जो हमारा फैक्टोरियल n होता है उसकी वैल्यू n-1 n-2 एंड सो ऑन तक जाती है। उसी तरीका से फैक्टोरियल 3 की वैल्यू को ले लें 3 इंटू 2 इंटू 1 और इस फैक्टोरियल 3 को भी ले लें 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद इसे सॉल्व करें तो ये हमारा ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर से, क्योंकि ऊपर भी यहाँ भी 6 बन रहा है, यहाँ भी 6। उसके अलावा ये जो 6 है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 6 और 5 × 4 का मतलब 20 नंबर ऑफ वेज होंगे। मीन्स हम पार्टिकलों को 20 डिफरेंट तरीके से 3 पार्टिकल्स को 4 क्वांटम जो 4 स्टेट्स है उनमें पुट कर सकते हैं, 4 क्वांटम स्टेट में रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा फर्मी ब्रैकेट का आ जाएगा एक्सप्रेशंस, और फर्मी ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी फैक्टोरियल जी आई। ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं हमें, इनके डेफिनेशन भले ना हो में याद, लेकिन इनका फॉर्मूले चारों में याद होने चाहिए। फर्मी ब्रैकेट का होगा फैक्टोरियल जी आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई और फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई। तो फैक्टोरियल 4 यहाँ से आ जाएगा, जी आई की वैल्यू 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल यहाँ से वैल्यू आएगी एन आई की वैल्यू फैक्टोरियल 3 और यहाँ से वैल्यू आएगी ये 1, क्योंकि जी आई माइनस एन आई में जी आई की वैल्यू 4 लेंगे, एन आई को 1 लेंगे तो 4 - 3 ये हमारा फैक्टोरियल बनाएगा। इसको सॉल्व करें, ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, यहाँ से इसे सॉल्व कर दें, फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से देखें ये हमारी जो वैल्यू है वो देखें इसमें कितनी हमारी वैल्यू आती है। फैक्टोरियल जी आई की वैल्यू को फैक्टोरियल 4 लें, फैक्टोरियल एन आई की वैल्यू को फैक्टोरियल 3 लें और इस वैल्यू को सॉल्व करें तो ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 4 और 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ से नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू को इसको सॉल्व कर दें, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज इसके अंदर 4 आ जाएंगे। तो इस तरीका से पार्टिकल्स हमारे फिलअप होंगे। अगर हम इन्हें ये देखना चाहते हैं कि पार्टिकल्स कैसे कैसे भरे जा सकते हैं तो देखिए इसके कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं कि हम 4 लेवल के स्टेट देख लें, खींच लें 4 स्टेट्स 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे भी आगे स्टेट ले लें उसी तरीका से और इस तरीका से फिर से स्टेट ये बना लें 4 स्टेट यहाँ पे भी इस तरीका से, और फिर आगे भी बना लें इसी तरीका से स्टेट बना लें 1 2 3 4 और एक बार फिर से 4 स्टेट बना लें। इनके अंदर जैसे हम फिल करने लगेंगे, पार्टिकल को फिल करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास किस तरीका से ये हमारे पास वैल्यू आएंगी उन्हें देख लें। 3 पार्टिकल्स हैं, एन आई की वैल्यू 3 है और 4 स्टेट हैं। तो जब हम इन्हें फिल करेंगे एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक स्टेट खाली रहेगी। फिर उसी तरीका से एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, उसके अलावा एक यहाँ होगा। उसके अलावा देखें एक पॉसिबिलिटी जो हमारी क्या बनती है, एक तीनों स्टेट हमने यहाँ भरी है, फिर आगे की स्टेट भरी है, फिर ऐसे भर दें ये स्टेट और ये स्टेट। और देखें अब इसमें देख लें कोई स्टेट का रेप्लिकेशन तो नहीं हुआ। तो देखें क्योंकि जो हमारे पास फर्मी ब्रैकेट स्टैटिक्स होती है, फर्मी ब्रैकेट स्टैटिक्स की एक सबसे बड़ी खास खूबी ये होती है कि उसमें केवल एक ही पार्टिकल एक स्टेट में रखा जा सकता है क्वांटम स्टेट में। तो एक ये हमारे 3 पार्टिकल्स हैं, 4 स्टेट हैं 1 2 3 4, एक इस स्टेट में रखते हैं, एक इसमें रखें, एक ये रखें तो एक वेकेंट रहेगी। अगली बार जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होगी उसे भी देख लें, इस स्टेट को खाली रखें, आगे की तीनों स्टेट फिल कर दें। उसके अलावा आगे वाले केस स्टेट में क्या होगा, अगले केस में 2 पार्टिकल पहले 2 स्टेटों में होंगे, तीसरी खाली होगी, चौथी फिल होगी और इसके अंदर सेकंड। अब इसमें देखेंगे तो इसके अंदर 4th स्टेट खाली है, 4th वेकेंट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 वेकेंट है, इसके अंदर देखें तो 3 वेकेंट है और इसके अंदर देखें तो 2 वेकेंट। इस तरीका से ये हमारी स्टेट्स होंगी 4 जो हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेज देख रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें थे एक ही क्वेश्चन में, और इस पे लगातार नंबर ऑफ वेज पे क्वेश्चन आता है। तो मैंने हॉट टॉपिक में रखा है, इसमें मैं अप्लाइड प्रॉब्लम्स फ्रॉम फिजिक्स और ये हमारी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कंपटीशन में। तो इसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैं उन क्वेश्चनों को रिवाइज करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस नंबर ऑफ वेज के 4 फॉर्मूले याद रख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव का भी, जब क्लासिकल स्टैटिक्स सॉल्व हो रही है, उसके अलावा जब क्वांटम स्टैटिक्स सॉल्व हो रही है उसके इसमें भी, और क्वांटम के दोनों केस फर्मी ब्रैकेट और बोस-आइंस्टीन।
नंबर ऑफ वेज के फॉर्मूले पे मैं देख रहा हूँ लगातार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करके रखें। मुझे उम्मीद है कि फॉर्मूले 4 आप तैयार कर लेंगे, अपने नोट्स में कवर कर लेंगे। जिनके नोट्स में हैं वो भी रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि एन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हैज स्पीड v at the point of its shortest distance r from a star of much larger mass capital है। v स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2gm/r और ट्रेजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछी गई है, तो बताएं ट्रेजेक्टरी कैसी है। तो इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए। एनर्जी जो होती है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ इस जो हमारी वीडियो है इसका। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा E, उसकी जो वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारा कैपिटल M मास है स्टार का तो वो होगी gm स्मॉल m, और जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो r है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का होगा। अब इसके अंदर हमें जो केस देखना है उसको देखें। ये काइनेटिक एनर्जी होगी मास स्मॉल m के पार्टिकल की, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो होगी -gm/r। उसके बाद इसमें जो कंसेप्ट लगता है उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। इसके केस जो होते हैं वो होता है E बराबर 0 का केस। एनर्जी जब 0 होती है तो पार्टिकल जो पाथ अडॉप्ट करता है वो पैराबोला करता है। याद रखें सदा कि जब भी पार्टिकल की एनर्जी 0 होती है तो उसका पाथ पैराबोला होता है। इसलिए जब हम किसी पार्टिकल को जिसका मास m होता है उसे अर्थ की सरफेस से जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करते हैं तो पैराबोलिक पाथ पे जाता है और वो सदा इंफिनिटी को एस्केप कर जाता है। अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से फेंकते हैं अर्थ की सरफेस से पार्टिकल को तो वो सदा हाइपरबोलिक पाथ में जाता है। तो एनर्जी की ग्रेटर देन जब वैल्यू 0 होती है तो पाथ जो होता है वो हमारा होता है हाइपरबोला, और एनर्जी की जब वैल्यू नेगेटिव होती है तो दो तरीका के पाथ होते हैं। एक एनर्जी 0 होती है दो केसों में, एक होता है हमारा इलिप्टिकल पाथ, इलिप्स का पाथ, और एक होता है हमारा सर्कुलर पाथ। तो इसको याद रखें, ये जो हमारे पास होती है बाउंडेड स्टेट होती हैं और ये अनबाउंडेड होती हैं, तो ये भी ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पीरियोडिक इलिप्टिकल मोशंस और सर्कुलर जो पीरियोडिक होती है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में पार्टिकल अपने आप को रिपीट करता है इलिप्टिकल पाथ में और सर्कुलर में, जबकि ये जो अनबाउंडेड पाथ होते हैं इनमें रिपीटेशन से नहीं होता पाथ का। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ऑल द टाइम से याद रखने हैं। साथ साथ ये भी याद रखें कि इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है उसका भी कंसेप्ट याद रखें कि इसेंट्रिसिटी की और एनर्जी के बीच जो रिलेशन होता है वो तो है इसेंट्रिसिटी बराबर 1 + 2E_L² की पावर हाफ। ये एक्सप्रेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। E की वैल्यू को जैसे ही हम यहाँ 0 रखेंगे, L यहाँ पे जो है एंगुलर मोमेंटम है, मास है, और K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। जो फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू जब हम लेते हैं -K/r की पावर n, तो यहाँ पे जो K होता है वो ये वैल्यू रखता है। m मास है, L है एंगुलर मोमेंटम है, और ये एनर्जी है। तो E की वैल्यू को जैसे हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो E की वैल्यू को 0 लेते हैं, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बन जाती है। तो और ये केस होता है एनर्जी 0 का पैराबोला में, जैसा कि मैं बता ही रहा था। उसके अलावा एनर्जी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है, ये सब जो टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और E ग्रेटर देन 0 होता है। ये केस रहता है हमारा हाइपरबोला का। ये सब चीज़ें याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो लगातार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। उसके अलावा जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी 0 होती है और E की वैल्यू -mk²/L² होती है, तब हमारा जो पाथ होता है वो सर्किल होता है। तो ये 3 कंसेप्टों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये जो केस था वो हमारा पैराबोला का था। तो इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपको रिवाइज कराने का प्रयास है मेरा कि ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार करके रखें। अब इसके अंदर जो v² की वैल्यू है वो 2gm/r है, तो यहाँ पे v² की वैल्यू को जैसे ही 2gm/r रखेंगे तो E की वैल्यू जो होगी वो होगी ½ m, और v² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 2gm/r, तो 2gm/r ये जैसे वैल्यू पुट करते हैं -gmm/r, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें gmm/r, और यहाँ से भी ये वैल्यू जो है वो मिलेगी -gmm/r। तो ये एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई, और 0 के केस में जब एनर्जी 0 होती है तो पाथ इसका पैराबोला होगा। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें, इस किसी न किसी फॉर्मूले में इससे क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता है, इसलिए मैं इसे हॉट टॉपिक्स में मैंने इसे कवर किया है।
उसके साथ साथ ये याद रखें कि अगर इसी क्वेश्चन को पूछता है कि वी स्क्वायर की वैल्यू 2gm/r से ग्रेटर है तो पाथ कैसा होगा, तो आंसर में लगा दें कि अगर ऐसा होगा तो ये टर्म्स ज़्यादा होगी इस टर्म्स के मुकाबले, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी और आंसर जो इसका हाइपरबोला हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगुलर पूछा जा रहा है। उसके अलावा वी स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 2gm/r है तो इसके दो आंसर्स इसमें पॉसिबल होंगे, या तो पाथ फिर हमारा सर्कुलर होगा या सर्कुलर नहीं होगा तो फिर इलिप्टिकल होगा। तो ये 3 तरीका के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं जो मैंने रिपीट कराए। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी एनर्जी रिलेशंस भी डिस्कस किया है और इसेंट्रिसिटी और एनर्जी के बीच रिलेशंस भी बताया है। तो ये इस कंसेप्ट को अच्छे से तैयार रखें और लगाएं। काफ़ी पूछा जाने वाला कंसेप्ट है जो इसमें मैंने डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस है मैं देखता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कंपटीशंस की दुनिया में, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने क्वांटम से भी लिए हैं। इसमें जो मैंने कंसेप्ट लिए थे वो सारे ही इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहा हूँ सारे हॉट टॉपिक से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये हमारा स्टैटिस्टिकल का हो गया, क्लासिकल का। क्वांटम पे क्वेश्चन देखते हैं। वेव फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। साई आर थीटा फाई हमें वैल्यू दे रखी है, साई आर थीटा फाई की वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 1/8 पाई, दिस इज द वैल्यू 1/a0 की पावर 3/2 r/a और e की पावर -4/2a0 और दे रखा है साइन थीटा e की पावर -sin। ये है क्वेश्चंस में और पूछा गया है इसका पैरिटी कैलकुलेट कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो एक बात सदा याद रखें कि एक ही क्वेश्चन को लें और उस पर डिफरेंट क्वेश्चन सोचें। हो सकता है वेव फंक्शन r थीटा फाई का ये ना दे के कुछ और दे, तो पैटर्न जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर रखें। तो क्या करें कि जब भी हम पैरिटी को निकालते हैं तो पैरिटी का मतलब होता है x को रिप्लेस करते हैं -x से, y को रिप्लेस करते हैं -y से और z को रिप्लेस करते हैं -z से। और x की जो वैल्यू होती है वो भी याद रखें r sin थीटा cos फाई, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन है। y की वैल्यू होती है r sin थीटा sin फाई और z की जो वैल्यू होती है वो होती है r cos थीटा। तो x y z ये याद रखें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में x होता है r sin थीटा cos फाई, y होता है r sin थीटा sin फाई, z होता है r cos थीटा। उसके बाद जब हम पैरिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो r की वैल्यू को r से रिप्लेस करें, थीटा की वैल्यू को पाई माइनस थीटा से चेंज करें और फाई की वैल्यू को पाई प्लस फाई से चेंज करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि या तो ये वेव फंक्शन अपने आप को रिपीट कर दे। अगर वेव फंक्शन अपने आप को ऐसा रिपीट करता है तो पैरिटी बन कहलाती है, और माइनस साइन के साथ में अपने आप को रिपीट करता है तो और पैरिटी कहलाती है। तो इवन और ऑड पैरिटी से निकालते हैं, r को r से रिप्लेस करते हैं, थीटा को पाई माइनस थीटा से, फाई को पाई प्लस फाई से। अगर ये तीनों चेंज मैं यहाँ लगा दूं इन कोऑर्डिनेटों पे तो इनका मतलब ओवरऑल यही आ जाएगा, x को -x से, y को -y से, z को -z से चेंज कर देगा। जब ये चेंज हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो अब इस आंसर को सॉल्व करने के लिए इसका क्वेश्चन को देखें। तो ये जो क्वांटिटी है इनमें कोई बदलाव ना करें, ये तो ऐसा में रखनी है क्योंकि जब r को r से बदलना है तो ये क्वांटिटी ऐसा रहेगी। तो r को r से ही बदले, थीटा को पाई माइनस थीटा से बदलें और फाई को पाई प्लस फाई से चेंज करें। आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, पोलर में सब में पैरिटियों को कैलकुलेट करना सीख लें। तो यहाँ पे जैसे हम ये लेके चलेंगे, ये चेंज करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये तो पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा। तो 1/8 पाई 1/a0 की पावर 3/2 r/a0, ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई भी क्वांटिटी r का फंक्शन है ही नहीं। तो e की पावर -4/2a0। अब यहाँ से देखें कि यहाँ क्या बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बदलाव आएगा साइन पाई माइनस थीटा, थीटा को बदलेंगे पाई माइनस थीटा से, और यहाँ पे जो चेंज आएगा e की पावर -i और फाई को बदलेंगे पाई प्लस फाई से। यहाँ से देखेंगे इससे क्या बदलाव आ रहा है पूरा। ये तो ऐसा रही पूरी क्वांटिटी, क्योंकि r को केवल r से बदलना था तो यहाँ कुछ और क्वांटिटी है नहीं, केवल r यहाँ आया है, बाकी तो यहाँ सब कांस्टेंट ही है। अब साइन पाई माइनस थीटा को देखें कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है। साइन a माइनस साइन b का, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दें, साइन a cos b
साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। और ये जो वैल्यू है साइन पाई की वो 0 हो जाएगी, और 0 होते ही ये टर्म 0 होगी पूरी, कॉस पाई -1 होता है तो ये वैल्यू साइन थीटा ही आएगी, क्योंकि यहाँ से जो एक्सप्रेशन है वो माइनस में है और कॉस पाई यहाँ से -1 में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा ही लौटेगा। उसके बाद यहाँ से देखें चेंज, e की पावर माइनस आई पाई निकाल लें अलग से, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई माइनस आई साइन पाई, ये होगी। और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, sin पाई 0 होता है, तो ये -1 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम चेंज में देखें तो ये तो sin पाई माइनस थीटा तो sin थीटा ही रहा, और यहाँ पे एक टर्म आ गई -1 और e की पावर माइनस आई पाई, तो ये फंक्शन -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ जो पैरिटी होगी वो ऑड होगी। एक बार फिर से मैं चेक करा दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लें कैसे मैंने पैरिटी कैलकुलेट किया स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट में। r को r से ही चेंज करें, थीटा को पाई माइनस थीटा से, फाई को पाई प्लस फाई से चेंज करें। जहां r की वैल्यू है या कांस्टेंट क्वांटिटी उनको एज सच लिख दें जो मैंने यहाँ लिखी है। ये सब या तो r का फंक्शन है, ये r है केवल, बाकी तो सब कांस्टेंट है, उसको एज सच रखें। थीटा को है पाई माइनस थीटा से बदल दे तो साइन इनटू पाई माइनस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे बदल दे e की पावर माइनस आई फाई को, e की पावर माइनस आई, फाई को बदल दे पाई प्लस फाई से। उसके बाद इसे सॉल्व करें, साइन पाई माइनस थीटा को अलग से ले लें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा हो जाएगा। साइन पाई 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, कॉस पाई -1 होगा तो ये यहाँ से वैल्यू -1 और माइनस ये प्लस हो जाएगा इंटू साइन थीटा। उसके साथ e की पावर माइनस आई पाई यहाँ से आएगा, उसको कॉस पाई माइनस आई साइन पाई यूज कर लें यूलर थ्योरम से, और कॉस पाई हो जाएगा -1, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, और e की पावर माइनस आई पाई ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी, तो -1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया जो ये पूरी हमारी टर्म थी, इसकी जो वैल्यू है थीटा को पाई माइनस थीटा और फाई को पाई प्लस फाई बदलने से ये माइनस साइन थीटा e की पावर माइनस आई फाई हो गया। तो जो बदलाव है ये जो चेंज आया वो माइनस साइन चेंज हो गया, तो माइनस आई आर पाई माइनस थीटा और पाई प्लस पाई, तो ये जो वैल्यू है इसमें देखने माइनस साइन चेंज हो गया, तो पैरिटी हमारी ऑड हो जाएगी। तो ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें, इस पैटर्न का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशंस में, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार पूछा जाता है। तीनों में से सॉल्व कर लें, मेरी कुछ वीडियो पहले मैंने इसमें डाली है जिसमें मैंने पैरिटी कैलकुलेट कराने का प्रयास किया है। तो ये सब टॉपिक्स ऐसे ले रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन घूम घूम के आते ही रहते हैं, बारी बारी से पूछे जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और सिलेंड्रिकल स्फेरिकल और जो हमारा सिलेंड्रिकल स्फेरिकल और कार्टेशियन तीनों कोऑर्डिनेट मैंने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ, ये डीजनरेसी का क्वेश्चन है। डीजनरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो मैंने हर टॉपिक में रखा है इसे भी। डीजनरेसी का क्वेश्चन है, डीजनरेसी देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मूले भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ डीजनरेसी के। पूछा है आइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें 2En/h की वैल्यू 9 है, कैलकुलेट डीजनरेसी। तो 3D है तो 2En/h इसकी वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 9, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि En जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 9/2 h/ω, और 3 डायमेंशंस की जो एनर्जी होती है En वो होती है n+3/2 h/ω, ये फॉर्मूला होता है। और जहां n की जो वैल्यू होती है वो होती है nx + ny + nz, ये x डायरेक्शन में क्वांटम नंबर, ये y में z में। ये हमारे एक्सप्रेशन से दोनों को कंपेरिजन कर लें तो n+3/2 की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 9/2, तो n की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लें पहले, 9/2 - 3/2, तो n की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी। वैसे भी अगर है n की वैल्यू को हम 3 देखेंगे तो रखेंगे तो चेक कर सकते हैं, 2 × 3 + 3/2 h/ω मीन्स 9/2 h/ω, तो n की वैल्यू 3 हो गई। अब डीजनरेसी का जो फॉर्मूला है मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीजनरेसी का फॉर्मूला होता है 3D में n+1 n+2/2, ये एक्सप्रेशन होता है डीजनरेसी का 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो n+1 × n+2/2 इसको लें, n की वैल्यू को 3 रखते हैं तो यहाँ से वैल्यू 3+1, बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है 3 + 2/2, तो ये यहाँ से 2 आ जाएगा, 3+1 4/2 का मतलब 2 × 5, तो ये हमारा 10 डीजनरेसी हो जाएगी। डीजनरेसी की वैल्यू यहाँ 10 होगी।
ये याद रखिए कि डीजनरेसी का जो फॉर्मूला है, मैं कुछ डीजनरेसी के फॉर्मूले फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको। ये 3D का है। उसके अलावा 2D का जो डीजनरेसी फॉर्मूला होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का 2D में, वो होता है हमारा n+1। 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर आइसोटोपिक की डीजनरेसी, जहाँ n की वैल्यू होती है nx + ny। उसके अलावा डीजनरेसी का फॉर्मूला हाइड्रोजन के केस में जो होता है, अगर हम केवल ऑर्बिटल मोशन दे रहे हैं और हाइड्रोजन एटम का केस है, तो डीजनरेसी का फॉर्मूला होता है n², n जहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और अगर ये केवल ऑर्बिटल मोशन के लिए है, अगर ऑर्बिटल और स्पिन मोशन को दोनों को कंसीडर करते हैं, तो डीजनरेसी का फॉर्मूला n² + n², ये ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग है, स्पिन के करस्पॉन्डिंग, दोनों मोशनों को कंसीडर करते हैं तो 2n² होता है। तो ये भी दोनों फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले मैंने इसमें रिवाइज करा दिए हैं। 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर का डीजनरेसी का फॉर्मूला होता है n+1 × n+2/2। n जहाँ पे क्वांटम नंबर है, जो n की वैल्यू है उसे फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। उसके अलावा 2 डायमेंशन में डीजनरेसी फॉर्मूला होता है n+1, और उसी तरीका से ऑर्बिटल मोशन का n² और ऑर्बिटल और स्पिन का 2n²। तो ये क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। कुछ और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।